नमस्कार विद्यार्थियों, परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमने आधुनिक भारत के अंतर्गत यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ या यूरोपियों के आगमन का टॉपिक प्रारंभ किया था। कल हमने पूरे सिलेबस आधुनिक भारत के सिलेबस को डिस्कस किया और उसके बाद यूरोपियों के आगमन में सबसे पहले चूँकि पुर्तगालियों का आगमन हुआ, तो कल हमने आपको पुर्तगालियों के बारे में बताया था। अब पुर्तगालियों के बाद अगर आप देखें तो भारत आने वाले यूरोपियों में दूसरे नंबर पर डच थे। डच, ठीक है। चलिए, अब डचों के बारे में अगर आप देखें तो देखिए, पहली चीज़ तो ये जो डच थे ये हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। डच लोग कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से आए थे? हाँ, तो डच कहाँ से आए थे भारत? हॉलैंड से या नीदरलैंड से। तो यहाँ के निवासियों को ही डच कहा जाता है, ठीक है। अब डच कंपनी के संदर्भ में अगर देखें तो यद्यप डचों की पहली यात्रा जो पूर्वी देशों में हुई वो 1595 ईस्वी में हुई थी, जब डच लोग जो है सुमात्रा की यात्रा किए थे। इसके बाद फिर इनका पूर्वी देशों के साथ आना जाना व्यापार चलता रहा। 1602 ईस्वी में हॉलैंड की सरकार ने विभिन्न डच कंपनियों को मिला करके विरिंगदे ओस्ट इंडीसे, ये तो 1602 ईस्वी में हॉलैंड की सरकार ने विभिन्न डच कंपनियों को मिला करके विरिंगदे ओस्ट इंडीसे नाम से एक व्यापारिक संस्था, एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की। इसी को यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 1602 में डच कंपनी की स्थापना हुई। जहाँ तक बात डचों के भारत आगमन की है तो डच लोग सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में अकबर के शासनकाल में आप देखेंगे कि तो डच लोग सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में अकबर के शासनकाल में भारत आए, ठीक है। डचों का पहला प्रतिनिधिमंडल वान देर हेग के नेतृत्व में भारत पहुंचा। तो 1605 ईस्वी में डचों का जो पहला प्रतिनिधिमंडल भारत आया, उसका नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? वान देर हेग। किस काल में डच लोग भारत आए, किसके शासन काल में आए? तो अकबर के शासन काल में ये लोग भारत आए थे, ठीक है। तो ये चीज, अब डच लोग सबसे पहले भारत में सूरत पहुंचे, लेकिन यहाँ फैक्ट्री स्थापित करने की इन्हें अनुमति नहीं मिली। जब पश्चिमी तट पर यानी सूरत में इन्हें कंपनी स्थापित करने की अनुमति नहीं मिली, तो ये लोग जो है पूर्वी तट पर पहुंचे और गोलकुंडा के सुल्तान की अनुमति से मछलीपत्तनम में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की, ठीक है। तो डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित होती है? मछलीपत्तनम में। इसके बाद 1610 ईस्वी में इन्होंने पूर्वी तट पर ही पुलिकट में एक फैक्ट्री की स्थापना की और इसे अपना मुख्यालय बनाया। तो डचों ने सर्वप्रथम कहाँ अपना मुख्यालय बनाया था? पुलिकट को, ठीक है। यहाँ ये अपने स्वर्ण पैगोडा भी ढालते थे। पैगोडा कहते हैं सिक्के को, ठीक हो।
तो यहाँ अपने सोने के सिक्के ढालते थे, उसी सिक्के को पैगोडा बोला जाता था। तो 1610 में पुलिकट में फैक्ट्री की स्थापना की, इससे अपना मुख्यालय बनाया। यद्यपि आगे चल के 1616 में इन्होंने सूरत में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित की। पश्चिमी तट पर अगर देखा जाए तो कालीकट, कैन्नानौर, आपका कोचीन, तो कालीकट और कोचीन में भी इनकी फैक्ट्री स्थापित हुई। 1653 में आप देखेंगे कि डचों ने बंगाल में चिनसुरा, तो बंगाल में चिनसुरा में इन्होंने अपनी फैक्ट्री की स्थापना की और यहाँ एक शक्तिशाली किले का निर्माण कराया। बंगाल में डचों की शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र चिनसुरा ही था। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि 1690 ईस्वी में इन्होंने नेकपत्तम को, पूर्वी तट पर इन्होंने नेकपत्तम को अपना मुख्यालय बनाया। अभी तक मुख्यालय पुलिकट था, लेकिन 1690 में इन्होंने नेकपत्तम को मुख्यालय बना दिया। ठीक है। अब डच लोग अगर देखा जाए तो भारत में मुख्य रूप से भारत से किन वस्तुओं का ये निर्यात करते थे? डच लोग भारत से किन वस्तुओं को निर्यात करते थे या बाहर भेजते थे? तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो सूती वस्त्र है, नील है, कच्चा रेशम है, सोरा है, अफीम है, चावल है। ठीक है, ये सब भारत से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों और यूरोप भेजते थे। सूती वस्त्र जानते हैं, नील कलर होता है, कच्चा रेशम सोरा बंगाल से मिलने वाला एक ऐसा पदार्थ था जिसका उपयोग यूरोप में बम गोला बनाने में, कारतूस बनाने में किया जाता था। अफीम, चावल, ठीक है, इन चीज़ों का निर्यात करते थे। तो यहाँ आपको ये देखना है कि डच लोग तो भारत से मसाले का निर्यात करते ही नहीं थे, तो डचों ने भारत से मसाले का निर्यात नहीं करते थे। ये सूती वस्त्रों के निर्यात पर सबसे ज़्यादा बल देते थे। अब प्रश्न आता है कि यूरोप के लोग तो भाई पूरब मसाले के लिए आए थे, तो ये मसाला यहाँ से निर्यात नहीं करते थे। तो वास्तव में डच लोग मसाले का जो निर्यात करते थे वो भारत से नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया से। ये दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश थे जहाँ मसाला अत्यधिक पैदा होता था, वहाँ से ये मसाले का निर्यात करते थे, मसाला द्वीप से। तो यही कारण है कि भारत से फिर इन्होंने मसाले का निर्यात नहीं किया। ठीक है। 1659 ईस्वी में बंगाल में एक स्थल है बेदार्रा, ठीक है, बेदार्रा का युद्ध हुआ और यह युद्ध डच और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ा गया। तो 1659 ईस्वी में डचों और अंग्रेज़ों के बीच में बेदार्रा का युद्ध हुआ और इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने डचों को पराजित कर दिया। ठीक है। और इसके बाद फिर भारत में डचों की शक्ति कमज़ोर पड़ गई। धीरे धीरे डच लोग अपनी बस्तियों को, अपने किलों को बेच करके वापस जाने लगे। तो डच लोग हॉलैंड से आए, मुख्यतः व्यापार के लिए ही आए। ये कुछ महत्वपूर्ण केंद्र रहे और इन चीज़ों का निर्यात किया। सूती कपड़े को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को ही जाता है। ठीक है। तो ये हमने आपको दूसरे नंबर पर आने वाले डचों के बारे में बताया। अब तीसरे नंबर पर जो यूरोपीय भारत आए वे थे अंग्रेज, ब्रिटिशर्स। ठीक है। पहले पुर्तगाली, फिर डच और तीसरे नंबर पर भारत कौन आए? अंग्रेज आते हैं। ठीक है। अब देखें अंग्रेज़ों के बारे में। भाई अंग्रेज इंग्लैंड या ब्रिटेन के निवासी थे। सितंबर 1599 में
मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारियों के एक समूह ने मिलकर के एक कंपनी का निर्माण किया। कंपनी का नाम रखा गया द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, ये नाम था। तो 1599 ईस्वी में मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारियों के एक समूह ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नाम से एक कंपनी का निर्माण किया और फिर व्यापारियों के समूह ने इस कंपनी के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने के एकाधिकार की अनुमति मांगी। इसी क्रम में आप देखेंगे कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को जो है भारत सहित पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। तो इस कंपनी को अनुमति कब मिली? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ठीक है, किसने दिया? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। अब कंपनी को तो अनुमति 1600 ईस्वी में ही मिल गई, लेकिन कंपनी की भारत यात्रा अगर देखें तो कंपनी की पहली भारत यात्रा 1608 ईस्वी में हुई। तो 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में कंपनी का पहला प्रतिनिधिमंडल भारत में सूरत बंदरगाह पहुंचा और यहाँ एक अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की, जो अंग्रेजों की भारत में पहली फैक्ट्री मानी गई। तो अंग्रेजों ने 1608 में अंग्रेज भारत आते हैं। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में कंपनी का पहला प्रतिनिधिमंडल भारत पहुंचा। कहाँ पहुंचता है? सूरत में। और यहाँ अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। इसी को भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री मानी गई। 1608 ईस्वी में भारत का सम्राट जहांगीर था। यानी अंग्रेजों का आगमन या ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन भारत में किसके शासनकाल में हुआ? तो उत्तर क्या देंगे? जहांगीर के शासनकाल में हुआ। ठीक है, अब इसके बाद कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब, एक पद दिया। मनसब का मतलब पद, और इंग्लिश खान की उपाधि दी। बड़ा सम्मान दिया दरबार में। कैप्टन हॉकिंस ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के पत्र के साथ पहुंचा था। एक जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। अब 1613 ईस्वी में ही जहांगीर ने सूरत की जो अस्थायी फैक्ट्री थी इसे स्थायित्व प्रदान कर दिया, लेकिन इसकी स्थापना 1608 में ही मानी गई। इसके बाद 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर स्थित मछलीपत्तनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, तो इस तरह से पश्चिमी तट के साथ साथ पूर्वी तट की तरफ भी अंग्रेज अपनी फैक्ट्री की स्थापना करने लगे। 1615 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचा। सर टॉमस रो ये भी जहांगीर के दरबार में पहुंचा था, जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में। ठीक है, और तो सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचा और ये लगभग 3 साल तक जहांगीर के दरबार में रहा और इसने जहांगीर से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में व्यापार करने और करों में रियायत से संबंधित 2 लाइसेंस भी
प्राप्त किया। तो इस तरह से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार शुरू हो जाता है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि इनका विस्तार विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। अब इनका विस्तार अगर आप देखें तो 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से केवल 500 पाउंड वार्षिक किराया या वार्षिक कर देने के बदले में गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। तो ये अंग्रेजों के लिए बड़ा सस्ता सौदा था। केवल 500 पाउंड सालाना कर देना है और गोलकुंडा राज्य के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने की अनुमति इसके बदले में मिल गई। चूँकि बहुत कम पैसे में ये अधिकार पत्र मिला, इसीलिए इसे सुनहरा फरमान के नाम से जाना जाता है। सुनहरा फरमान किसके लिए है? अंग्रेजों के लिए है। ठीक है। तो अंग्रेजों के लिए सुनहरा फरमान कब मिला था? 1632 में। किससे मिला था? गोलकुंडा के सुल्तान से। ठीक है। 1633 में अंग्रेजों ने उड़ीसा में बालासोर और हरिहरपुर यहाँ अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना की। तो पूर्वी भारत में उड़ीसा तक ये विस्तार किए। फिर आप देखेंगे 1639 ईस्वी में इन्होंने मद्रास में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की और यहाँ पर इन्होंने सेंट जॉर्ज किले का निर्माण कराया। तो 1639 में अंग्रेजों ने मद्रास में अपनी फैक्ट्री की स्थापना करते हैं और यहाँ पर सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण किया। ठीक है। तो इस तरह से मद्रास में भी इनकी पहुंच हो गई। अब इसके बाद फिर आप देखेंगे कि 1651 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल पहुंचे और बंगाल में हुगली में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की। तो 1651 में बंगाल में हुगली में अपनी फैक्ट्री स्थापित की और बंगाल के सूबेदार आप देखेंगे कि बंगाल के सूबेदार से, ठीक है, व्यापार करने की इन्होंने अनुमति प्राप्त कर ली। तो बंगाल में भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री की स्थापना कर दी। फिर आप आगे देखेंगे कि 1661 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हो गया। ठीक है। तो चार्ल्स द्वितीय का विवाह किसके साथ हुआ? कैथरीन के साथ। अब इस उपलक्ष्य में आप देखेंगे कि पुर्तगालियों ने बंबई को जो है ये अंग्रेजों को दहेज के रूप में दे दिया। अब अंग्रेजों को क्या? चार्ल्स द्वितीय को। ठीक है। बंबई चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मिलता है पुर्तगालियों से। अब चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पे दे दिया कि बंबई का उपयोग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी करे और बदले में हमें 10 पाउंड वार्षिक किराया देती रहे। कंपनी ने जो है गेराल्ड औंगियार को बंबई का गवर्नर नियुक्त किया और इसने बंबई में टकसाल की स्थापना की, बंदरगाहों का निर्माण कराया, व्यापारिक बस्तियां बसाई, गोदाम बनाए और इस तरह से एक नगर बना दिया। तो वास्तव में बंबई नगर का संस्थापक जो है वो गेराल्ड औंगियार को माना जाता है। ये एक अंग्रेज था और इसी को माना जाता है कि इसने बंबई की स्थापना की थी।
अब आगे अगर आप देखें तो 1698 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल के एक जमींदार इब्राहिम खां से, बंगाल का एक जमींदार था इब्राहिम खां, तो इब्राहिम खां से अंग्रेजों ने 1200 रुपए में, मात्र 1200 रुपए में 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। अब ये 3 गांव कौन कौन थे? गोविंदपुर, सुतानती और कोलकाता। ठीक है, ये 3 गांव हुआ करते थे और इन 3 गांव की जमींदारी केवल 1200 रुपए में अंग्रेजों ने किससे खरीदी? इब्राहिम खान नामक एक जमींदार से। और फिर आप देखेंगे यही तीनों गांव विकसित हो करके कलकत्ता नगर बसा। यही जो 3 गांव थे ये डेवलप हुए, विकसित हुए और एक नगर का रूप धारण किया कलकत्ता। कलकत्ता नगर का संस्थापक जाब चारनाक था। तो जाब चारनाक नामक अंग्रेज ने ये कलकत्ता नगर बसाया। 3 गांव थे, इन्हीं 3 गांव विकसित हो जाते हैं और विकसित होकर के एक नगर का रूप धारण करता। तो कौन सा नगर बसा? कलकत्ता। तो ये कलकत्ता नगर बसा और फिर अंग्रेजों ने कलकत्ता में ये फोर्ट विलियम नामक किले का निर्माण कराया। अंग्रेजों की शक्ति का एक बड़ा केंद्र बना फोर्ट विलियम। ठीक है, कलकत्ता का फोर्ट विलियम जो है भारत में अंग्रेजों की शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र बनता है और कलकत्ता नगर का संस्थापक जान गए। फोर्ट विलियम जो किला बना, इसका प्रथम अध्यक्ष अगर देखें तो वो था सर चार्ल्स आयर। सर चार्ल्स आयर। तो फोर्ट विलियम किले का पहला किलेदार, प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? सर चार्ल्स आयर बना था। कलकत्ता नगर का संस्थापक कौन था? जाब चारनाक। ठीक है, तो इन पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि 1715 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रतिनिधि मंडल जॉन सरमन की अध्यक्षता में मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचता है। ठीक है, ये तो 1715 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक प्रतिनिधि मंडल, किसके? जॉन सरमन की अध्यक्षता में, उस समय मुगल सम्राट था फर्रुखसियर, तो इसके दरबार में पहुंचा। अब इस प्रतिनिधि मंडल में आप देखेंगे कि हैमिल्टन नामक एक चिकित्सक यानी डॉक्टर भी था। यानी अंग्रेजों का जो प्रतिनिधि मंडल फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा था उसमें हैमिल्टन नामक एक डॉक्टर भी था। अब हैमिल्टन ने फर्रुखसियर जो एक गंभीर रोग से ग्रस्त था, हैमिल्टन ने फर्रुखसियर को ठीक कर दिया, एक गंभीर रोग से इसे मुक्ति दिला दी। परिणाम यह हुआ कि फर्रुखसियर अंग्रेजों से इतना अधिक प्रसन्न हुआ कि 1717 ईस्वी में एक फरमान जारी किया और इस फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को अनेकों रियायतें प्रदान की, अनेक लाभ प्रदान किए। और इस फरमान के द्वारा पहली चीज़ तो ये था कि 3000 रुपये के बदले में बंगाल में करमुक्त व्यापार करने का अधिकार। ठीक है, तो एक बड़ा अधिकार तो ये मिल गया था कि केवल 3000 रुपये देना है और पूरे बंगाल में आपको बिना टैक्स दिए व्यापार का अधिकार मिल गया। दूसरी चीज़ 10,000 रुपये के वार्षिक देने के बदले में आपको सूरत में व्यापार से सूरत के सभी व्यापारिक करों से मुक्ति। फिर अंग्रेजों द्वारा ढाले गए सिक्के पूरे मुगल साम्राज्य में वैध होंगे, कानूनी होंगे। तो ये 1717 का फरमान अंग्रेजों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा और इससे अंग्रेजों को व्यापक अधिकार प्राप्त हुए। और फिर आगे आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने जब भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप शुरू किया तो फिर न केवल यूरोपीय कंपनियों बल्कि भारतीय शक्तियों से भी इनके युद्ध प्रारंभ हुए। उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं यूरोपियों के आगमन के क्रम में।
तो अंग्रेज तीसरे नंबर पर आते हैं, ये आपने देख लिया, ठीक है। चौथे नंबर पर आने वाले यूरोपीय थे डेनिस। चौथे नंबर पर कौन आते हैं? डेनिस लोग आते हैं, ठीक है। अब डेनिस को अगर आप देखें तो वास्तव में डेनिस लोग जो है ये डेनमार्क के रहने वाले थे। डेनिस कहाँ के रहने वाले थे? डेनमार्क के रहने वाले थे। जहांगीर के शासनकाल में 1616 ईस्वी में डेनिस लोग भारत आते हैं और फिर प्रारंभ में तो ये फैक्ट्री स्थापित करने में सफल नहीं हुए, लेकिन 1620 ईस्वी में इन्होंने ट्रेवोवार, ये केरल में उस समय त्रावणकोर राज्य हुआ करता था ये, तो 1620 ईस्वी में प्रथम डेनिस फैक्ट्री की स्थापना कहाँ होती है? ट्रेवोवार में होती है, ठीक है। इसके बाद फिर 1676 में इन्होंने बंगाल में श्रीरामपुर में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की और भारत में ये श्रीरामपुर या सेरामपुर जो है ये डेनिस लोगों का सबसे प्रमुख केंद्र बना। वास्तविक रूप में अगर इनके बारे में देखें तो डेनिस लोग भारत में व्यापार करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। वास्तव में इनकी जो रुचि थी वो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने में थी, तो धार्मिक प्रचार प्रसार में इन्होंने अधिक रुचि दिखाई थी, तो इसलिए इनके बारे में ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे अंत में अगर आप देखें तो सबसे अंत में आने वाले फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसी, ठीक है। अब फ्रांसीसियों के बारे में अगर देखें तो फ्रांसीसी फ्रांस के रहने वाले थे, वे फ्रांस के निवासी थे, इसलिए इन्हें फ्रांसीसी कहा गया। अब देखेंगे कि फ्रांस के इतिहास में लुई 14वां का विशेष रूप से लुई 14, तो ये फ्रांस का सम्राट था और फ्रांस के इतिहास में लुई 14 का विशेष महत्व है। लुई 14 का मंत्री था कोलबर्ट। कोलबर्ट कौन था? लुई 14वें का मंत्री था। तो कोलबर्ट जो है वो समुद्री व्यापार के माध्यम से फ्रांस की आर्थिक प्रगति करना चाहता था, ठीक है। अब इसी क्रम में अगर देखा जाए तो फ्रांस की सरकार ने 1664 ईस्वी में कैंपेन डेस इंडेस ओरिएंटल नाम से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी वास्तव में उसका नाम क्या था? कैंपेन डेस इंडेस ओरिएंटल। कब बनी? 1664 में, ठीक है। और फिर इस कंपनी को भारत सहित पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। अब इस कंपनी की पहली यात्रा अगर देखें तो औरंगजेब के समय में हुई। तो औरंगजेब के समय में सर्वप्रथम 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कारो के नेतृत्व में फ्रांसीसियों का पहला अभियान दल भारत में सूरत पहुंचा। कहाँ पहुंचा? सूरत, ठीक है। तो ये औरंगजेब के फ्रांसीसी भारत आते हैं और फिर 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की। तो पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित करते हैं? केवल ये सूरत में, ठीक है। इसके बाद फिर ये पूर्वी समुद्र तट की तरफ बढ़े और 1669 में इन्होंने मछलीपत्तनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की। 1672 ईस्वी में
फ्रांसीसियों ने शेर खां लोदी से, इस क्षेत्र का गवर्नर था, शेर खां लोदी से पुर्दचूरी गांव में फैक्ट्री के लिए एक ज़मीन प्राप्त की। ठीक है, और फिर आगे चल करके पुर्दचूरी गांव ही पांडिचेरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो ये गांव जो है नगर बस गया। तो ये पांडिचेरी नगर बसाने का श्रेय किसे जाता है? फ्रांसीसियों को जाता है। ठीक है, आगे अगर आप देखें तो 1673 में फ्रांसीसियों ने बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से फैक्ट्री के लिए एक ज़मीन प्राप्त की और आगे चल कर के उसी ज़मीन पर चंद्रनगर नामक बस्ती बसाई। तो ये चंद्रनगर बंगाल में फ्रांसीसी शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र बना। ठीक है, तो चंद्रनगर को भी इन्होंने अपने बस्ती के रूप में स्थापित किया। फिर आगे आप देखेंगे 1701 ईस्वी में पांडिचेरी को इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया। तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया? पांडिचेरी में। और फ्रांसिस मार्टिन को यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन था और इसके प्रयासों से भारत में फ्रांसीसी कंपनी महत्वपूर्ण बनी। फिर आगे आप देखेंगे कि 1735 में ड्यूमा फ्रांसीसी गवर्नर बन के पांडिचेरी आया। इसके समय में भी फ्रांसीसी कंपनी का विस्तार हुआ। 1742 में अगर आप देखें तो डुप्ले आता है और फ्रांसीसी गवर्नरों में सबसे महत्वाकांक्षी गवर्नर डुप्ले हुआ। इसका उद्देश्य भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना करना था और इसीलिए ये भारतीय राजनीति में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया और इसी का परिणाम था कि अंग्रेज भी भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष होता है। आगे हम उसी संघर्ष की चर्चा करेंगे जिसे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष या कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, हमने आपको यूरोपियों का आगमन बताया कि यूरोपियों में सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश और फिर फ्रांसीसी आए। हाँ, तो ये 5 यूरोपीय देश के लोग थे जो भारत के साथ व्यापार करने के लिए आए, लेकिन इनमें महत्वपूर्ण सब जानते हैं कि अंग्रेज ही हो पाए। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला टॉपिक हम आपको जो देते हैं वो है आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। इसी को कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष यानी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो युद्ध हुआ उसे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष कहते हैं। ये युद्ध चूंकि कर्नाटक क्षेत्र में हुए थे इसलिए इन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए कर्नाटक मुगल का जो दक्कन का क्षेत्र था उसका एक सूबा था, एक प्रांत था और
ये हैदराबाद राज्य के अधीन होता था। 18वीं शताब्दी में अगर देखा जाए तो 18वीं शताब्दी में जो कर्नाटक का क्षेत्र था वो आज के कर्नाटक से भिन्न था। अब देखेंगे कि ये पश्चिमी तट है और ये आप देखेंगे कि वर्तमान में जो कर्नाटक का क्षेत्र है ये है, ठीक है। लेकिन 18वीं शताब्दी में अगर देखा जाए तो ये कोरोमंडल तट का जो क्षेत्र है, ये कोरोमंडल, और कोरोमंडल तट और उसके ये जो पीछे की भूमि है इसे कर्नाटक कहा जाता था। ये क्षेत्र क्या कहलाता था? कर्नाटक। तो 18वीं शताब्दी में ये कोरोमंडल तट और उसके पीछे की जो भूमि थी वही क्षेत्र कर्नाटक कहलाता था। यद्यपि आज कर्नाटक कौन है? वो पश्चिम में है, उसे कहा जाता है, ठीक है। तो पहली चीज तो इस समय 18वीं शताब्दी के कर्नाटक की स्थिति आपको जानना होगा कि उस समय कर्नाटक किस क्षेत्र को कहा जाता था, ठीक। अब कर्नाटक में हैदराबाद के नवाब के द्वारा हैदराबाद के निजाम के द्वारा एक नवाब की नियुक्ति की जाती थी जो व्यवहारिक रूप में स्वतंत्र कार्य करता था, औपचारिक रूप में निजाम की अधीनता स्वीकार करता था। 1741 ईस्वी में मराठों ने कर्नाटक पर आक्रमण किया, ठीक है, और यहाँ के कर्नाटक के नवाब दोस्त अली को पराजित कर इसका वध कर दिया मराठों ने। दोस्त अली का उत्तराधिकारी उसका दामाद चंदा साहब था, ठीक है। इसे मराठों ने बंदी बनाकर अपने साथ महाराष्ट्र ले आए। फिर भी इस राजनीति का स्थिरता के बावजूद कर्नाटक क्षेत्र में अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों कंपनियां शांतिपूर्ण ढंग से व्यापार करते रहे। अब आगे अगर आप देखें तो कर्नाटक क्षेत्र में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में 3 युद्ध होते हैं। सबसे पहले हम प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में देखेंगे। 1746 से 48 तक लड़ा। अब प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, ठीक है। कारण अगर देखें 2 प्रमुख कारण। पहला कारण तो ये था कि 1740 में यूरोप में ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ। ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध, ठीक है। तो 1740 ईस्वी में अगर आप देखें तो ये ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। अब इस युद्ध में अगर आप देखें तो एक पक्ष से अंग्रेज सम्मिलित हो गया, दूसरे पक्ष से फ्रांस सम्मिलित हो गया। तो ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के युद्ध के कारण यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। अब जब यूरोप में युद्ध शुरू हो गया तो इसका परिणाम ये हुआ कि भारत और अमेरिका में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी व्यापार कर रहे थे, और यूरोप में जब दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका में भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध शुरू हो गया, और भारत में भी अंग्रेज फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध शुरू हो गया। अब युद्ध की शुरुआत 1746 में होती है, जब कुछ अंग्रेज सैनिकों ने कुछ फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ लिया और इन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो 1746 में सर्वप्रथम, यानी इस युद्ध की पहल अगर आप देखें तो किसके द्वारा हो रही है? अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कुछ फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लेते हैं। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले जो है इसकी शिकायत
कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के से किया कि देखिए हमारे जहाज आपके राज्य में पकड़ लिए गए। अब अंग्रेज़ों ने नवाब की किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। परिणाम यह हुआ कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने अंग्रेजी बस्ती मद्रास पर आक्रमण कर दिया और अंग्रेज़ों को पराजित कर मद्रास पर अधिकार कर लिया। ठीक है। अब अंग्रेज़ों ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से शिकायत किया कि देखिए आपके राज्य में हमारी बस्ती पर फ्रांसीसियों ने अधिकार कर लिया। नवाब अनवरुद्दीन ने डुप्ले को मद्रास खाली करने के लिए कहा, लेकिन डुप्ले खाली नहीं किया। परिणाम क्या हुआ? क्या कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन फ्रांसीसियों से नाराज हो गया और फिर आप देखेंगे कि एक युद्ध होता है, सेंट थोम का युद्ध 1748। यानी जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ, इसका सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई यहाँ लड़ी गई सेंट थोम के युद्ध के रूप में। ठीक है। तो सेंट थोम का युद्ध कब हुआ? 1748। अब ये युद्ध किसके बीच में हुआ? ये कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना थी, बड़ी सेना थी, लगभग 10,000, और दूसरी तरफ फ्रांसीसी सेना थी, छोटी सेना थी, मात्र 930 सैनिक थे। तो सेंट थोम का युद्ध नवाब अनवरुद्दीन, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में नवाब की सेना पराजित हो गई थी और एक छोटी सी फ्रांसीसी सेना ने नवाब की एक बड़ी सेना को हरा दिया। ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण भी युद्ध। अब लेकिन इसी बीच में 1748 ईस्वी में यूरोप में एक्स-ला-शापेल ये स्थान है, एक्स-ला-शापेल की संधि हुई। ठीक है। और इस संधि के द्वारा ये जो ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध था ये समाप्त हो गया, समझौता हो गया। एक्स-ला-शापेल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हुआ और इसी संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। और आप देखेंगे कि इस संधि के द्वारा मद्रास जो है अंग्रेजों को वापस प्राप्त हो गया। ठीक है। लेकिन इस युद्ध से एक महत्वपूर्ण बात निकल के सामने आई, भारतीय राजनीति की कमजोरी, कि भारतीय शासक कितने कमजोर हैं, उनकी सैनिक शक्ति कितनी कमजोर है। तो ये हमने आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में बताया। अब द्वितीय कर्नाटक युद्ध अगर देखें, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। अब द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1748 से 54 के बीच में। ठीक है। अब द्वितीय कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों कंपनियों द्वारा भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप, भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप। ठीक है। तो दूसरे कर्नाटक युद्ध का क्या कारण था? तो क्या उत्तर देंगे? दोनों कंपनियों द्वारा भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया जाना। अब कैसे हस्तक्षेप हुआ वो आपको बताते हैं। वास्तव में 1748 में हैदराबाद के निजाम आसफ जाह की मृत्यु हो गई। निजाम की क्या हो जाती है? मृत्यु। यानी दक्षिण भारत का जो शासक था, जिसे हैदराबाद का निजाम कहा जाता था, उसकी मृत्यु हो गई। अब निजाम की मृत्यु के बाद इसका पुत्र नासिर जंग ये हैदराबाद का निजाम बना। इसी समय नासिर जंग की बहन का पुत्र मुजफ्फर जंग था
इसने भी निजाम पद की दावेदारी की। तो हैदराबाद की राजनीति में दो दावेदार हो गए। नासिर जंग तो निजाम बन चुका है, लेकिन उसका जो भांजा है मुजफ्फर जंग, वो भी निजाम की दावेदारी कर रहा है। ठीक है। दूसरी तरफ इसी समय यानी 1748 में मराठों ने चंदा साहब को रिहा कर दिया। बताया था कि चंदा साहब जो है कर्नाटक के पूर्व नवाब दोस्त अली का उत्तराधिकारी था और इसको मराठे बंदी बना लिए थे, इसलिए हैदराबाद के निजाम ने अनवरुद्दीन को नवाब बना दिया था। अब 1748 में चंदा साहब को मराठों ने जब रिहा कर दिया तो ये वापस आए कर्नाटक और इन्होंने अपने अधिकार की मांग की कि भाई कर्नाटक मेरा है। अब चंदा साहब और अनवरुद्दीन के बीच में विवाद शुरू हो गया कर्नाटक के नवाब के पद के लिए। तो यहां देखिए दो जगह हैदराबाद की राजनीति में भी विवाद शुरू हुआ, कर्नाटक की राजनीति में भी। हैदराबाद की राजनीति में निजाम पद के लिए दो दावेदार हो गए, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। कर्नाटक के नवाब पद के लिए दो दावेदार, चंदा साहब, अनवरुद्दीन। अब फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, इसने इस राजनीतिक अस्थिरता का लाभ लेने का विचार किया कि इसका लाभ लिया जा सकता है। डुप्ले ने क्या किया कि निजाम पद के लिए मुजफ्फर जंग और नवाब पद के लिए चंदा साहब का समर्थन कर दिया और इस तरह से एक त्रिगुट बन गया। डुप्ले, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब का ये त्रिगुट बना। ठीक है। अब इस त्रिगुट ने 1749 में सबसे पहले कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि अंबूर का युद्ध हुआ और इस युद्ध में इस त्रिगुट ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर इसका वध कर दिया और इस तरह से डुप्ले के नेतृत्व में ये जो त्रिगुट बना ये विजयी रहा। अब डुप्ले ने तुरंत चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया। तो कर्नाटक का नवाब जो अभी तक अनवरुद्दीन थे, इस युद्ध के बाद चंदा साहब बन गए। एक तो ये। अब फ्रांसीसियों की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर अंग्रेज भी चुप नहीं रहे और अंग्रेजों ने क्या किया कि इन्होंने निजाम पद के लिए नासिर जंग और कर्नाटक के नवाब पद के लिए अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली का समर्थन किया। ठीक है। इनका भी एक त्रिगुट बना। अब नासिर जंग अंग्रेजों की सहायता से सबसे पहले कर्नाटक पर आक्रमण किया और 1750 में आप देखेंगे कि जिंजी नदी का युद्ध हुआ। जिंजी नदी का युद्ध हुआ और इस युद्ध में नासिर जंग ने डुप्ले के नेतृत्व वाले त्रिगुट को पराजित कर दिया। दुर्भाग्य से इसी समय नासिर जंग की सेना में विद्रोह हो गया और उसी विद्रोह में नासिर जंग मारा गया। जब नासिर जंग मारा गया तो डुप्ले ने तुरंत मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया। लेकिन जब मुजफ्फर जंग को पांडिचेरी से हैदराबाद लाया जा रहा था तो रास्ते में मुजफ्फर जंग की हत्या कर दी गई। डुप्ले ने निजाम के एक पुत्र सलावत जंग को हैदराबाद का निजाम बना दिया। तो इस तरह से डुप्ले की देखरेख में सलावत जंग हैदराबाद का निजाम बन गया। अंग्रेजों के लिए चिंता का विषय यह था कि अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली जो त्रिचनापल्ली के किले में छिपा हुआ था, शरण लिए हुए था और त्रिचनापल्ली के किले के चारों तरफ चंदा साहब जो कर्नाटक का नवाब था, ये अपनी सेना के साथ घेरा डाले हुए था। तो अंग्रेजों के लिए चिंता का विषय ये था कि त्रिचनापल्ली से मोहम्मद अली को कैसे मुक्त कराया जाए, जहां चंदा साहब अपनी सेना के साथ घेरा डाले हुए हैं। इसी समय अंग्रेजी कंपनी का एक क्लर्क था क्लाइव, इसने सुझाव दिया कि यदि हम चंदा साहब की राजधानी अर्काट पर आक्रमण कर दें तो त्रिचनापल्ली का घेरा स्वतः उठ जाएगा, और हुआ भी यही। 1752 में क्लाइव के नेतृत्व में
अंग्रेज़ों ने अरकाट पर आक्रमण कर दिया और चंदा साहब के पुत्र राजा साहब के नेतृत्व वाली सेना को पराजित कर अरकाट पर अधिकार कर लिया। ये खबर सुनकर चंदा साहब त्रिचनापल्ली से भाग गया। यद्यपि आगे चल करके तंजौर के राजा ने चंदा साहब की हत्या करा दी। इस तरह से मोहम्मद अली को अंग्रेज़ों ने त्रिचनापल्ली से मुक्त कराया और अब मोहम्मद अली को चंदा साहब की जगह कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि क्लाइव के सूझबूझ से न केवल मोहम्मद अली को त्रिचनापल्ली से मुक्त कराया गया बल्कि कर्नाटक का नवाब भी बना दिया गया। इसी बीच में अगर देखा जाए तो 1754 में फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को भारत से वापस बुला लिया और इसकी जगह गोदेहो को पांडिचेरी का गवर्नर बना करके भेजा गया। गोदेहो आते ही युद्ध समाप्त कर दिया। तो 1754 में गोदेहो के आते ही युद्ध समाप्त हुआ। बाद में 1755 में पांडिचेरी की संधि हुई और इस संधि के द्वारा युद्ध समाप्ति के साथ साथ ये दोनों कंपनियों ने ये निर्णय लिया कि भारतीय राजाओं के मामलों में वो कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे और इस तरह से ये युद्ध समाप्त हो जाता है। तो ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध था। अब तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में देखते हैं। ये 1756 से 63 के बीच में लड़ा गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध था। ये जो तृतीय कर्नाटक युद्ध प्रारंभ हुआ इसका मुख्य कारण क्या था? ठीक है, तो इसका मुख्य कारण यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध। अब यूरोप का जो सप्तवर्षीय युद्ध था ये दो देशों के बीच में प्रारंभ हुआ, प्रसा एवं ऑस्ट्रिया। ठीक है, इनके बीच में प्रारंभ हुआ, लेकिन प्रसा की तरफ से अंग्रेज शामिल हो गए और ऑस्ट्रिया की तरफ से फ्रांस शामिल हो गया। यानी यह अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया। जैसे यूरोप में 1756 में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ वैसे भारत स्थित दोनों कंपनियां एक दूसरे पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। तो इस तरह 1756 से ये युद्ध प्रारंभ हो गया। वास्तविक युद्ध की शुरुआत तब हुई जब 1758 में फ्रांस की सरकार ने काउंट डी लैली को कमांडर इन चीफ बना करके भारत भेजा। ठीक है, तो 1758 में काउंट डी लैली कमांडर इन चीफ बन करके भारत आता है और इसके आते ही आप देखेंगे कि युद्ध में तेजी आ जाती है। अब तृतीय कर्नाटक युद्ध का जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया वो था वांडीवास का युद्ध। ये 1760 में लड़ा गया। ठीक है, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था वांडीवास का युद्ध 1760। यह युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व इस युद्ध में आयरकूट ने किया। ठीक है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? तो उत्तर क्या देंगे? आयरकूट। और दूसरे पक्ष में फ्रांसीसी सेना थी और फ्रांसीसी सेना का सेनापति काउंट डी लैली था। ठीक है, तो ये युद्ध हुआ, बहुत भीषण युद्ध लड़ा गया। अंत में आप देखेंगे कि आयरकूट के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना इस युद्ध में विजयी हुई, फ्रांसीसी हार गए।
वांडीवास के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पांडिचेरी सहित एक एक करके सभी बस्तियों पर अधिकार कर लिया। तो लगभग सारी बस्तियों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक है। अब इसी बीच में अगर आप देखें तो 1763 में यूरोप में पेरिस की संधि होती है, और इस पेरिस की संधि के द्वारा जो यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था वो समाप्त होता है। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, पेरिस की संधि के द्वारा यह तृतीय कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हुआ। यह युद्ध भी क्या हुआ? समाप्त। अब कैसे समाप्त हुआ, इसकी क्या व्यवस्था की गई? तो पेरिस की संधि के द्वारा यह निश्चित किया गया कि चंद्रनगर, जो बंगाल में फ्रांसीसी शक्ति का मुख्य केंद्र था, चंद्रनगर को छोड़ करके फ्रांसीसियों को उनकी सारी बस्ती वापस की जाएगी, लेकिन चंद्रनगर नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज, फ्रांसीसी जो है अब न तो सेना रखेंगे, ना ही अपने किले, अपनी बस्तियों का दुर्गीकरण कराएंगे। ठीक है, केवल व्यापारी का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि यह तृतीय कर्नाटक युद्ध या वांडीवास का युद्ध, ये एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ और इसमें अंग्रेजों की विजय होती है। इस युद्ध के बाद आप देखेंगे कि भारत में फ्रांसीसी शक्ति कमजोर पड़ गई। यद्यपि कुछ क्षेत्रों में फ्रांसीसियों का अधिकार 1954 तक बना रहा, लेकिन वास्तविक रूप में भारत में इनकी शक्ति क्या हो गई थी? कमजोर हो गई। अब आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में अंग्रेजों की विजय का मुख्य कारण उनकी नौसैनिक श्रेष्ठता थी। यद्यपि अन्य कारण भी थे, लेकिन सबसे प्रमुख कारण अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता थी। इसी के कारण वो विजयी हुए। तो ये हमने आपको आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष और कर्नाटक के युद्ध, 3 कर्नाटक युद्ध हुए, उनके बारे में बताया। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे और कल जो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।